Okay. In today's lecture, we are going to start with irreversible processes. Irreversible processes. Irreversible process मतलब कि रिवर्सिबल प्रोसेस का जस्ट अपोजिट है ना। क्या होगा ऐसे प्रोसेसेस में बताओ। जैसे रिवर्सिबल प्रोसेसेस में हम लोगों ने क्या सीखा था कि ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से बस इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट से ज्यादा है ना। यस तो हम प्रोसेस के डायरेक्शन को कभी भी रिवर्स कर सकते हैं बाय इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीज इन अपोजिंग फोर्स। लेकिन यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और हम कभी भी प्रोसेस के डायरेक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते बाय स्मॉल चेंज इन वेरिएबल्स, है ना। तो पहला लिखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोसेस इन विच direction of change cannot be reversed. Process in which direction of change cannot be reversed by small change in variables. Process in which direction of change cannot be reversed by small change in, tell me, variables. अगर हम variables में कोई small change करें, process का direction reverse नहीं होगा, ठीक है? Understood? क्लियर? यस। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था बताओ कि ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच का डिफरेंस स्मॉल होना चाहिए या लार्ज होना चाहिए? बोलो। लार्ज होना चाहिए। रिवर्सिबल प्रोसेस में ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स का डिफरेंस बहुत स्मॉल था, तो आपने अपोजिंग फोर्स को स्मॉल अमाउंट से इंक्रीज कर दिया तो प्रोसेस का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। इसमें सेकेंड पॉइंट लिखो, ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन driving force is much greater than opposing force. Driving force is much greater than opposing force. Driving force opposing force से कहीं ज्यादा होगा। Clear? Is it clear? अच्छा, अब अगर driving force opposing force से बहुत ज्यादा है तो ये process infinite number of small steps में नहीं होगा, ये process एक single step में complete हो जाएगा, ठीक है, रैपिडली। यस, तो थर्ड पॉइंट लिखो, इट टेक्स प्लेस इन फाइनाइट टाइम एंड इन सिंगल स्टेप। इट टेक्स प्लेस इन फाइनाइट टाइम एंड इन सिंगल स्टेप। ये प्रोसेस फाइनाइट टाइम में होगा और सिंगल स्टेप में होगा। आर यू गेटिंग दिस? अगर सभी स्टूडेंट्स एक साथ आ जाए ना तो फिर थोड़ा ठीक रहता है। अभी बार बार मुझे उनको एडमिट करने के लिए स्क्रीन तक जाना पड़ रहा है। तो इट टेक्स प्लेस इन व्हाट? फाइनाइट टाइम एंड इन सिंगल स्टेप। ये बात आई समझ? अच्छा, अब जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, ये सभी नेचुरल प्रोसेसेस कैसे हैं? इररिवर्सिबल। जैसे ये चौक यहाँ से नीचे आएगा, चौक को अगर मैंने यहाँ से जस्ट रिलीज किया तो ये नीचे ही आएगा, ये नेचुरल फेनोमेना है। लेकिन नीचे से ऊपर ये नेचुरल फेनोमेना नहीं है। Are you getting? तो जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो क्या है? इररिवर्सिबल है। Are you getting this? ऊपर से नीचे आना अपने आप आएगा, लेकिन नीचे से ऊपर अपने आप नहीं आएगा। Are you getting this? टेम्परेचर का फ्लो या हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होगा, ये एक नेचुरल फेनोमेना है, राइट ना। लेकिन लो से हाई टेम्परेचर तक आने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। Are you getting this? तो जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, राइट ना, वो सभी कैसे प्रोसेसेस हैं? इररिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। इररिवर्सिबल। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इररिवर्सिबल। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इररिवर्सिबल। जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो सभी के सभी क्या हैं? इररिवर्सिबल है। अंडरस्टूड? अपना काम कर रही है। Is it clear? अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हर एक स्टेप, each and every step was in equilibrium, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा था। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा प्रोसेस बस एक स्टेप में हो गया, ये इनिशियल और ये फाइनल। तो यहाँ पर अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है तो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट में मेंटेन हो रहा है, बीच में कहीं भी हम इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग दिस? तो नेक्स्ट डिफरेंस लिखो,
System is in equilibrium only in initial and final state. System is in equilibrium only in initial and final state. System equilibrium को maintain करेगा केवल और केवल कहां पे? Initial और final state में. आई बात समझ? Is it clear? Yes, sir. तो आपको डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस पता चल गया. एक और डिफरेंस आप लिख सकते हो कि वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज लेस देन वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना. रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन था वो ज्यादा था, तो लिख लो वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज work done in irreversible process is greater than work done in reversible process. रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन ज्यादा है और इरिवर्सिबल प्रोसेस में कम है. अंडरस्टूड? यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम? ये जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन ज्यादा है, राइट ना, ये आप मैथमेटिकल प्रूफ के साथ अभी समझोगे थोड़ी देर में. अंडरस्टूड? चलो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू डिस्कस इज वर्क एंड हीट. वर्क एंड हीट का कॉन्सेप्ट. वर्क एंड हीट, अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने आइसोकोरिक सिस्टम डिस्कस किया, आइसोबारिक सिस्टम डिस्कस किया, आइसोथर्मल सिस्टम डिस्कस किया, एडियाबैटिक डिस्कस किया, साइक्लिक डिस्कस किया, रिवर्सिबल डिस्कस किया और इरिवर्सिबल डिस्कस किया. राइट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज वर्क एंड हीट. तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे वर्क से. वर्क से शुरुआत करेंगे. इट इज वर्क, राइट. आप सभी को पता है कि वर्क क्या होता है. फिजिक्स में आपने क्या पढ़ा है वर्क? इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. यही पढ़ा है ना? इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन इज इक्वल टू क्या पढ़ा है भाई? इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अंडरस्टूड? चलो लिखो वर्क. हेडिंग लिख लो वर्क. देखो, इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ये सबको पता है. इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क डन इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं. इजंट इट क्लियर? अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स में हमें जो वर्क पढ़ना है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है. कौन सा वर्क है बताओ? इट इज विच टाइप ऑफ प्रेशर वॉल्यूम. प्रेशर वॉल्यूम, हाँ, वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है. अब इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना. देखो, ये कोई सिलेंडर है, राइट. ये कोई सिलेंडर है एंड इट इज फिटेड विद सम मूवेबल पिस्टन. ये कोई सिलेंडर है और ये किससे फिटेड है बताओ? सम मूवेबल पिस्टन. आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, और इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर इज ए. क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर इज ए. सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है. आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, अब ये वॉल्यूम जो है, दिस इज इनिशियल वॉल्यूम. ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम क्या है बताओ? V1 है, राइट. अगर यहाँ पर एक्सपेंशन का फिनोमेना होता है तो सिस्टम का वॉल्यूम डेफिनेटली क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा. ओके, तो अब ये हमारा नया वॉल्यूम होने जा रहा है, ये, राइट ना. तो दिस वॉल्यूम इज न्यू वॉल्यूम एंड दिस वॉल्यूम इज व्हाट? V2 and which is the final volume. तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है? V1 है. V1. फाइनल वॉल्यूम क्या है? V2 है. अच्छा, V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम जाने के लिए ये जो पिस्टन है इसका डिस्प्लेसमेंट L डिस्टेंस तक हुआ. V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम जाने के लिए पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? L डिस्टेंस तक हुआ. अंडरस्टूड? अच्छा, यहाँ पे जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है वो क्या है? P एक्सटर्नल है ना. ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है? P एक्सटर्नल है. और नीचे से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है? बोलो. P इंटरनल. आर यू गेटिंग दिस? नीचे से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या? गैस के वजह से जो प्रेशर लगेगा वो ऊपर की तरफ ही लगेगा ना.
Yes. यस, तो वो कौन सा प्रेशर है? दिस इज पी इंटरनल। और ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है या कोई एक्सटर्नल प्रेशर भी लगा सकते हैं, राइट ना? तो वो कौन सा प्रेशर है बताओ? पी P एक्सटर्नल। external. तो व्हाट इज इनिशियल वॉल्यूम? V1। व्हाट इज फाइनल वॉल्यूम? V2। V2. अच्छा, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन बाय एक्सपेंशन? L. What is the displacement of the piston by expansion? L। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे सभी चीजों को एक बार लिख लेते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द पिस्टन, एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द पिस्टन क्या हो गया? ये P एक्सटर्नल हो गया। अंडरस्टूड? ओके, इनिशियल वॉल्यूम क्या है? इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 है। फिर फाइनल वॉल्यूम क्या है बताओ? फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू V2 है। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन? यस, L. L। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन इन एक्सपेंशन, displacement of the piston in expansion, displacement of the piston in expansion is equal to कितना आ गया? L आ गया। अंडरस्टूड? चलो अब बताओ वर्क डन को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था? वर्क डन क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था ना? Yes, sir. तो वर्क डन इन एक्सपेंशन क्या होगा? वर्क डन इन एक्सपेंशन विल बी व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर? L। L. L ही है ना? आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. चलो, इस तरफ अगर आपने लिख लिया हो तो मैं रब करूं, इस डायग्राम को रब नहीं करूंगा। इस तरफ लिख लिया आप सभी ने? Yes. जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लीजिए। last video, we learned to create variables so that Done. store data and use data. Let me give you an example. I'll go to my compiler. डन? लिख Yes, लिया सभी sir. ने? ओके, ठीक है। तो अब तक हमें सारे पैरामीटर्स पता चल चुके कि सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है भाई? A है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है ना? और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है? P एक्सटर्नल है। अंडरस्टूड? ओके, तो वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस इन एक्सपेंशन, वर्क डन बाय द गैस इन एक्सपेंशन क्या मिलेगा हमें बताओ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाय द गैस इन एक्सपेंशन क्या मिलेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। यहाँ पे फोर्स तो हमें पता नहीं है, हमें प्रेशर का पता है। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन हमें फोर्स और प्रेशर के बीच में रिलेशन पता है। हमें क्या पता है रिलेशन बताओ? We know Force pressure is is equal equal to what? Force per unit area. area. Pressure is equal to force per unit area. तो force को हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इनटू एरिया। ये pressure into area लिख सकते हैं। ये अपना सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो from first and second आप क्या लिख सकते हो? From first and second आप क्या लिख सकते हो बताओ? Work done is equal to force की जगह pressure into area लिख सकते हो क्या? Yes, sir. फोर्स की जगह हम प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं ना? तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ? प्रेशर इनटू एरिया और इनटू क्या? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो एरिया इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो हमें इस रीजन का क्या मिलेगा? इस रीजन का क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा ना? Yes. आर यू गेटिंग दिस?
देखो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ करूंगा तो मुझे इस रीजन का, इस शेडेड रीजन का क्या मिलने वाला है? वॉल्यूम मिलने वाला वॉल्यूम, है। इस शेडेड रीजन का क्या मिलने वाला है? वॉल्यूम मिलने वाला है। वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम किसके बराबर है? V2 माइनस V1 के बराबर है ना? यस सर, ये वॉल्यूम V2 माइनस V1 के बराबर है, मतलब कि ये चेंज इन वॉल्यूम होने वाला है, जिसको कि हम क्या बोलेंगे? फाइनल डेल्टा वॉल्यूम V, माइनस इनिशियल वॉल्यूम। आर यू गेटिंग दिस? ओके, यस, तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू दिस P एक्सटर्नल, और ये एरिया इनटू लेंथ क्या हो गया? हमारा चेंज इन वॉल्यूम हो गया, है ना? यहाँ पर आप क्या समझोगे कि हेयर डेल्टा V इज इक्वल टू क्या है? इट इज V2 माइनस V1 है। आर यू गेटिंग दिस? यस सर, यस। अब हम साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए, साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए, राइट ना, केमिस्ट्री में जो हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं वो ये है कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी व्हाट? पॉजिटिव। पॉजिटिव, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो वर्क डन नेगेटिव है, और सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो वो वर्क डन क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव, राइट ना? तो उस साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए, अभी जैसे देखो डेल्टा V, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो डेल्टा V का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव, एक्सपेंशन हो रहा है तो डेल्टा V क्या है बताओ? V2 माइनस V1 है, पॉजिटिव, ये क्या मिलेगा हमें? पॉजिटिव। और पॉजिटिव, ये प्रेशर तो निगेटिव होगा नहीं, प्रेशर तो पॉजिटिव है, तो वर्क डन पॉजिटिव होने लगा ना? यस, लेकिन वर्क डन बाय द सिस्टम क्या रखना है हमें? नेगेटिव रखना है। आर यू गेटिंग दिस? तो क्या बोलेंगे? टू सेटिस्फाई साइन कन्वेंशन, टू सेटिस्फाई साइन कन्वेंशन, टू सेटिस्फाई साइन कन्वेंशन, W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V लिखेंगे। W इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? बोलो। इट इज माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, राइट ना? सामने माइनस साइन क्या करेगा? साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो डेफिनेटली ये केस एक्सपेंशन का होगा या कॉम्प्रेशन का होगा? अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो ये एक्सपेंशन का केस नहीं होगा, ये किसका केस होगा? कॉम्प्रेशन का केस होगा। और अगर कॉम्प्रेशन का केस होगा तो V2 क्या होगा? बोलो। फाइनल छोटा, वॉल्यूम विल बी लेस देन इनिशियल वॉल्यूम ना? यस, और अगर फाइनल वॉल्यूम लेस देन इनिशियल वॉल्यूम है तो डेल्टा V क्या होगा बताओ? नेगेटिव, नेगेटिव होगा, डेल्टा V नेगेटिव हो जाएगा। और डेल्टा V नेगेटिव और सामने का ये नेगेटिव साइन वर्क डन को क्या बना देगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हमें पॉजिटिव मिल जाएगा ना? यस, लेकिन वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वो एक्सपेंशन का केस होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो एक्सपेंशन का केस होगा, मतलब कि फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा और इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। और अगर फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, इनिशियल वॉल्यूम कम है, तो डेल्टा V क्या मिलेगा हमें? पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन सामने का नेगेटिव साइन वर्क डन को क्या बना देगा? नेगेटिव बना देगा। आर यू गेटिंग दिस? इज इट क्लियर? यस सर, यस। तो साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ पे कैसा साइन रखेंगे? नेगेटिव साइन रखेंगे। नेगेटिव साइन का कोई अलजेब्रिक सिग्निफिकेंस मत समझना, नेगेटिव साइन का कोई अलजेब्रिक सिग्निफिकेंस नहीं है। नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है या वर्क डन बाय द सिस्टम है। ऐसा कभी भी मत समझना कि W इज इक्वल टू माइनस 10 जूल है और W इज इक्वल टू माइनस 12 जूल है, तो माइनस 12 जूल इज लेस देन माइनस 10 जूल। अगर मैं नेगेटिव साइन के अलजेब्रिक सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करूंगा तो यही बोलूंगा ना कि माइनस 12 इज लेस देन माइनस 10। आर यू गेटिंग दिस? यस सर, लेकिन हमें अलजेब्रिक मीनिंग को नहीं लेना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 10 जूल है, इसका मतलब कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज 10 जूल, और वर्क डन माइनस 12 जूल है, इसका मतलब कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज 12 जूल। आर यू गेटिंग दिस? सर
हाँ बोलो। If we do operation on them, then algebraic meaning will be not there. नहीं, अगर हम बिल्कुल अगर हम इसके ऊपर वर्क करेंगे तो क्या होगा बताओ? अगर हम इसके ऊपर वर्क करेंगे तो हमें साइन कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, Yes, sir. राइट ना? साइन पॉजिटिव मिलेगा, इट विल बी वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो डेल्टा वी का साइन कैसा होगा बताओ? नेगेटिव होगा। और ये डेल्टा वी अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन वर्क डन को क्या बना देगा? पॉजिटिव। Positive. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस। तो प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोग नेगेटिव साइन को लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा, राइट ना, कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी, हाइड्रोजन के केस में सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कम है और सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में लेस नेगेटिव वैल्यू था और फर्स्ट ऑर्बिट में मोर नेगेटिव वैल्यू था, है ना? तो वहां पर आपने क्या कंसीडर किया? नेगेटिव साइन के अलजेब्रिक सिग्निफिकेंस को कंसीडर किया, है ना? आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस। अगर मैं बोल रहा हूं कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी और -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी है, और मैं ये भी बोल रहा हूं कि सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कम है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी वाज लेस नेगेटिव एंड फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी वाज मोर नेगेटिव। आर यू गेटिंग दिस? तो वहां पर नेगेटिव साइन के अलजेब्रिक सिग्निफिकेंस को कंसीडर किया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वर्क डन -100 जूल है और वर्क डन -200 जूल है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि -200 जूल वाला वर्क डन कम है और -100 जूल वाला वर्क डन ज्यादा है, राइट ना? मैं क्या बोलूंगा? माइनस साइन का मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया। अगर वर्क डन -100 जूल है, इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम इज 100 जूल, और वर्क डन -200 जूल है, इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम इज 200 जूल। तो नेगेटिव साइन का कोई अलजेब्रिक सिग्निफिकेंस नहीं है। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? यस। चलो लिख लो। तो वर्क डन हमें क्या मिला? माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम है? No, sir. नो सर। नो सर। चलो अब इन सबको रब करें। यस? Yes, sir. यस सर। देखो बेटा, हर एक छोटी छोटी चीज डिस्कस करते जानी है। मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ पे पढ़ रहे हो, किस कोचिंग इंस्टीट्यूट और कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो। मेरा पर्पस यही है कि जब आप मुझसे सीख रहे हो तो अपने सारे डाउट्स मुझसे फ्रीली डिस्कस करो। कहीं पे पढ़ने के बाद भी डाउट्स हैं वो भी डिस्कस करो। चलो अब नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, है ना? पहले वर्क का साइन कन्वेंशन ले लेते हैं, है ना? तो मैंने क्या बताया? वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या कंसीडर करना है आपको? पॉजिटिव, है ना? वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम Negative. तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम is what? Positive. And work done by the system हमें क्या मिला? नेगेटिव। और वर्क डन मिला क्या हमें? माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी मिला। डेल्टा वी आप ऑलवेज, ये तो चेंज इन वॉल्यूम है, लेकिन डेल्टा वी आप ऑलवेज क्या कंसीडर करेंगे? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। आप चेंज लेने का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल नहीं लेंगे, आप हायर माइनस लोअर नहीं लेंगे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? अभी कोई बोले कि सर हम यहां से V1 से V2 की तरफ आ रहे हैं, इनिशियल हमारा V1 है और फाइनल हमारा V2 है, तो चेंज इन वॉल्यूम में V1 माइनस V2 पकड़ूंगा, है ना? नहीं,
आपको चेंज ऑलवेज क्या कंसीडर करना है, फाइनल माइनस इनिशियल कंसीडर करना है। आई बात समझ? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर ये गलती कभी नहीं करनी है। डेल्टा वी ऑलवेज क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी Initial. वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होगा। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल Initial. वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, है ना। अब आप खुद ही देख लो, अगर कॉम्प्रेशन का केस है, कॉम्प्रेशन का केस है तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, लेस होगा, और इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा बताओ, ज्यादा। तो डेल्टा भी हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव। नेगेटिव। इसका मतलब कि अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो डेल्टा भी क्या मिलेगा, नेगेटिव, लेकिन वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा और इनिशियल वॉल्यूम कम होगा। डेल्टा भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। लेकिन वर्क डन क्या मिलेगा, नेगेटिव। Negative. आई बात समझ? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. चलिए लिख लीजिए। Yes? Should I rub it? इसको रब कर दूं? यस सर। चलो, तो तुम्हें ये वर्क समझ में आया? मुझे ये बताओ कि इस वर्क में हम इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक एक स्टेप में गए या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स में गए? एक स्टेप में गए, है ना। अगर Yes. इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स में जाते तो हर स्टेप पे प्रेशर वेरी होता, और हर स्टेप पे जब प्रेशर वेरी होता तो हम सिंपल इस तरीके से वर्क डन नहीं निकाल सकते थे। हमें स्मॉल वॉल्यूम चेंज के लिए वर्क डन DW निकालना पड़ता और फिर उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ता, राइट ना, जो हम लोग Yes, sir. ठीक है ना। चलो नेक्स्ट अभी हम लोग सीखेंगे हीट। ये वर्क समझा आपको बेसिक? यस सर। तो ये Yes, sir. प्रोसेस कैसा था, रिवर्सिबल था या इररिवर्सिबल था? ये प्रोसेस रिवर्सिबल था या इररिवर्सिबल था? इरिवर्सिबल। Irreversible. हम लोग इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम केवल एक स्टेप में। अगर रिवर्सिबल के लिए हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स में V1 से V2 जाएगा, और हर स्टेप पे तुम्हारा प्रेशर चेंज होता जाएगा। और अगर प्रेशर चेंज हो रहा है हर एक स्टेप पे तो तुम क्या करते हो, अभी तुमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि अगर तुम्हारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रहा है, फोर्स इज चेंजिंग विद डिस्प्लेसमेंट, क्या करते हो आप, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालते हो F.dx एंड दैट इज योर व्हाट, DW। और उस DW को आप इनिशियल से लेकर फाइनल डिस्प्लेसमेंट तक इंटीग्रेट करते हो तो टोटल वर्क डन मिलता है ना, राइट। तो अगर Yes, sir. प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तो वैसे ही करेंगे, हम स्मॉल वॉल्यूम चेंज dV के लिए वर्क डन निकालेंगे, वो DW होगा, और फिर पूरे वॉल्यूम चेंज के लिए उसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो वो हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस में करेंगे, लेकिन ये वर्क डन कौन सा था, इररिवर्सिबल था, है ना। Yes, तो sir. वर्क डन हमें क्या मिला, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। और साइन कन्वेंशन क्या कहता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज Negative. चलो अब नेक्स्ट हमें क्या सीखना है, हीट। नेक्स्ट इट इज हीट, राइट ना। देखो हीट एनर्जी का एक मोड है, हीट इज वन ऑफ द मोड ऑफ एनर्जी दैट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। हीट सिर्फ एनर्जी का एक मोड है ना, एनर्जी के डिफरेंट मोड्स है जिसमें से हीट भी एक है। तो हीट इज वन ऑफ द मोड ऑफ एनर्जी दैट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एनर्जी के जिस फॉर्म का एक्सचेंज होता है वो फॉर्म कौन सा है, हीट है। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। यस, तो लिखो
heat is defined as, heat is defined as the energy, heat is defined as the energy that flow into or out of a system. Heat is defined as energy that flow into or out of a system because of, bolo, heat is a form of energy that flow into or out of the system because of, due to difference in temperature. because of difference in temperature, because of difference in temperature between thermodynamic system and its surroundings, between the thermodynamic system and its surroundings. तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में जिस एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स इज व्हाट? हीट. आ रही है बात समझ? इज इट क्लियर? Yes, sir. यस. और हीट एक पाथ फंक्शन है. जहां पे आपने वर्क डिफाइन किया था ना, वहीं पे साइड में नोट डाल के लिख लो कि वर्क इज अ पाथ फंक्शन. वर्क कैसा फंक्शन है? पाथ फंक्शन है. वो मिस हो गया, आप उसको लिख लीजिए नोट डाल के वर्क के हेडिंग में कि वर्क कैसा फंक्शन है. बताओ. पाथ फंक्शन है. हीट भी कैसा फंक्शन है? पाथ फंक्शन है. तो लिख लो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज पाथ फंक्शन. इट इज पाथ फंक्शन. ठीक है ना. चलो अब हीट के लिए अगर हम लोग साइन कन्वेंशन लगाएं तो हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम इज नेगेटिव. अगर सिस्टम 10 जूल ऑफ हीट एब्सॉर्ब कर रहा है तो आप Q इज इक्वल टू +10 बोलेंगे, जहां पे Q हीट है. और अगर सिस्टम 10 जूल ऑफ हीट रिलीज कर रहा है तो आप Q इज इक्वल टू -10 बोलेंगे, जहां पे Q क्या है? हीट है. मैं फिर से एक बार यहां पे बता दूं कि यहां पे पॉजिटिव और निगेटिव साइन का कोई अलजेब्रिक सिग्निफिकेंस मत पकड़ना. पॉजिटिव साइन का मतलब हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम और नेगेटिव साइन का मतलब हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम. आर यू गेटिंग दिस? क्लियर? Yes, sir. चलो तो लिखो, अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, heat absorbed by the system, heat absorbed by the system is what? Positive, and heat released by the system, heat released by the system is negative. सिस्टम अगर हीट एब्सॉर्ब कर रहा है तो हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और सिस्टम अगर हीट रिलीज कर रहा है तो उसे हम क्या कंसीडर करेंगे? नेगेटिव कंसीडर करेंगे. और साइड में नोट डाल के अच्छे से लिख लो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन हैज नो algebraic सिग्निफिकेंस. पॉजिटिव और निगेटिव साइन का कोई अलजेब्रिक सिग्निफिकेंस नहीं है. पॉजिटिव साइन सिर्फ क्या बताएगा? कि हीट एब्सॉर्ब हो रहा है, और निगेटिव साइन क्या बताएगा? कि हीट रिलीज हो रहा है. अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? बोलो. Yes, sir. यस. Yes, sir. बताओ कि फिर हीट का फ्लो किधर से किधर होगा? फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, है ना? अगर टेम्परेचर sir. डिफरेंस की वजह से एनर्जी का फ्लो हो रहा है और उस एनर्जी को हम हीट बोल रहे हैं, तो हीट का फ्लो किधर से किधर होगा? फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, अपने आप से होने वाला प्रोसेस होगा. स्पॉन्टेनिसिटी काफी ब्रॉड टर्म है, इसको इतने हल्के में खत्म नहीं करेंगे. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम उसको बोलेंगे जो अपने आप से हो, विदाउट एनी एक्सटर्नल एड हो. बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि स्पॉन्टेनियस का मतलब कि वो प्रोसेस जो फास्ट हो जाए वो स्पॉन्टेनियस है. नहीं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, लेकिन अपने आप से होगा तो उसको स्पॉन्टेनियस बोलेंगे. जैसे इस चॉक को गिराऊं वो भी नीचे आएगा, और एक बहुत हल्के से कागज के टुकड़े या फेदर को गिरा वो भी धीरे 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 करके नीचे आएगा. लेकिन दोनों अपने आप से ही नीचे आ रहे हैं ना.
दोनों के लिए हमें कोई एक्सटर्नल एड लगाने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही है। तो दोनों ही प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस फास्ट भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियस स्लो भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक भी हो सकता है। समझने वाली केवल ये बात है कि स्पॉन्टेनियस का मतलब वो प्रोसेस जो अपने आप से हो जाए, है ना। तो हीट का फ्लो अपने आप से किधर होगा? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर या लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर? हायर टू लोअर। हाँ, तो लिख लो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अभी तक स्टूडेंट्स आ रहे हैं यार। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। चलो डन। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? यस? नो सर। चलो नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड यूनिट्स, है ना। यूनिट्स ऑफ हीट एंड वर्क, यूनिट्स ऑफ हीट एंड वर्क, राइट। यूनिट्स ऑफ हीट एंड वर्क। हीट और वर्क के यूनिट समझो। हीट भी क्या है? एनर्जी है। और वर्क भी हमें क्या मिला बताओ? प्रेशर इनटू वॉल्यूम मिला ना? बोलो, वर्क हमें क्या मिला? प्रेशर इनटू वॉल्यूम मिला, राइट। और वर्क का भी यूनिट क्या है? वर्क का भी ऐसा यूनिट क्या है बताओ? जूल है। और हीट का भी ऐसा यूनिट हम लोग क्या लेंगे? एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या लोगे? जूल ही लोगे ना? यस और नो? यस सर। तो इन दोनों का ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। ऐसा जूल। यूनिट ऑफ हीट एंड वर्क हमें क्या मिलेगा? जूल मिलेगा। SI यूनिट ऑफ हीट एंड वर्क इज व्हाट? जूल, राइट। चलो अब फिर से यहां पर देखो, वर्क डन इज इक्वल टू क्या बोला तुमने? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम बोला, यही बोला ना? वर्क डन इज इक्वल टू क्या बोला बताओ? वर्क डन का मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूं तो क्या मिलेगा? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम मिला, है ना? यस यस सर। और नो? ओके। अगर मैं प्रेशर एटीएम में लूं, अगर मैं प्रेशर किस में लूं बोलो? एटीएम में लूं। और वॉल्यूम किस में लूं? लीटर में लूं, है ना। तो हमें वर्क डन किस में मिलेगा? एटीएम लीटर में मिलेगा ना? यस और नो? यस सर। अगर मैं प्रेशर एटीएम में लूं और वॉल्यूम का चेंज या वॉल्यूम में लीटर में कंसीडर कर रहा हूं, तो वर्क डन हमें किस में मिलेगा बताओ? एटीएम लीटर में मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस? यस कई सर। बार ऑप्शन में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि प्रेशर दिया होता है एटीएम में, वॉल्यूम दिया हुआ होता है लीटर में, लेकिन वर्क डन पूछा जाता है जूल में। लेकिन वर्क डन किस में पूछा जाता है? जूल में, जूल में। या फिर कैलोरी में, या फिर दूसरे यूनिट्स लाइक अर्ग में पूछ लिया गया है ना। तो एटीएम लीटर को हमें जूल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ठीक ना। देखो वर्क डन अगर प्रेशर एटीएम में है और वॉल्यूम लीटर में है, तो वर्क डन हमें क्या मिलेगा? एटीएम लीटर। अच्छा अब बताओ, अगर मैं एटीएम का एसआई यूनिट ले लूं और वॉल्यूम का, अगर मैं प्रेशर का एसआई यूनिट ले लूं और वॉल्यूम का भी एसआई यूनिट ले लूं, तो हमें वर्क डन जूल में मिलेगा ना? यस और नो? अगर मैं प्रेशर का एसआई यूनिट ले लूं और वॉल्यूम का भी एसआई यूनिट ले लूं, तो हमें जो वर्क डन मिलेगा वो जूल में मिलेगा ना? यस सर। यस। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है बताओ? पास्कल है। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है बोलो? पास्कल। और 1 atm is equal to 1.03 03 पास्कल 1.01325 होता है। 1.01325 into 10 raised to the power 5 पास्कल होता है। 1 atm is equal to how much Pascal? 1.01325 into 10 raised to the power 5 Pascal, right ना? अच्छा, और 1 लीटर is equal to 10 raised to the minus power 3 मीटर क्यूब होता है। Are you getting this? कुछ कन्वेंशंस है वो ध्यान से समझ लेना। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 cc is equal to 1 मिलीलीटर, इसको हम लोग सेंटीमीटर क्यूब भी बोलेंगे, है ना। This is 1
मिलीलीटर। milliliter. 1 decimeter cube is equal to 1 liter and 1 meter cube is equal to 1000 liter या फिर 1000 डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हो, है ना। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द माइनस पावर 3 मीटर क्यूब हो जाएगा ना। Yes, sir. यस, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द माइनस पावर 3 मीटर क्यूब हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर दो, है ना। तो ये क्या मिलेगा बताओ, 1.013 इतने तक ही लेते हैं, इंटू 10 रेज टू दी पावर 5, ये क्या हो जाएगा पास्कल। एटीएम की जगह इतना पास्कल लिख सकते हैं क्या, ओके। और लीटर की जगह मैं 10 रेज टू दी माइनस पावर 3 मीटर क्यूब लिख सकता हूँ क्या, Yes, सकता हूँ sir. ना, ओके। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इट इज 1.013 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5 इंटू 10 रेज टू दी माइनस पावर 3 पास्कल मीटर क्यूब हो गया ना। Yes. अब पास्कल क्या है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर है, और मीटर क्यूब क्या है, एसआई SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम है। volume. तो जब प्रेशर का एसआई यूनिट यूज करोगे और वॉल्यूम का एसआई यूनिट यूज करोगे तो ये जूल हो जाएगा ना। Yes. यस, तो पास्कल मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, 1 पास्कल मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 जूल हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर से हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, कि 1 एटीएम लीटर, 1 एटीएम लीटर, राइट ना, 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू, बोलो 1.013 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3, यहाँ पर 10 रेज टू दी पावर 2 हो जाएगा, है ना। 10 रेज टू दी पावर 5 इंटू 10 रेज टू दी माइनस पावर 3 कितना हो जाएगा, 10 रेज 10 टू to दी the पावर 2, 2. राइट। पास्कल मीटर क्यूब की जगह क्या लिख दोगे, जूल लिख दोगे। तो ये कितना हो जाएगा, 101.3 जूल हो गया ना। Yes. तो 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 101.3 जूल। आई बात समझ। Yes, sir. अब तो कई सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि प्रेशर दिया हुआ है किसमें, एटीएम में, वॉल्यूम दिया है लीटर में, लेकिन वर्क डन दिया है किसमें, जूल में। तो एटीएम लीटर में आप वर्क डन निकाल लीजिए जैसे आपको नॉर्मल निकालना है ना। और 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू कितना जूल, 101.3 जूल। आगे बात समझ। Is it Yes, clear? sir. चलो लिख लो। ओके, डन। Yes, sir. सभी स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग फ्रॉम एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. चलो, Yes, sir. चलो अब यहाँ पे देखो, 1 एटीएम लीटर, 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू 101 पॉइंट कितना, 101.3 जूल हो गया, है ना। अच्छा अब मुझे बताओ, 4.18 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी होता है ना, यस और नो। 4.18 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी होता है, तो इतना जूल इज इक्वल टू कितना कैलोरी हो जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड करना पड़ेगा 4.18 से, है ना। मैं आपको सीधे बता देता हूं कि इट इज 24.206। कितना हो जाएगा बताओ, 24.206 कैलोरी कर सकते हो। ये बात आई समझ, यस। और 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग्स, 10 रेज टू द पावर 7 अर्ग्स। तो इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हो, 101.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 अर्ग्स कर सकते हो, राइट। तो अगर तुम्हें प्रेशर एटीएम में और वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ हो और इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन में आंसर दिया हुआ हो, तो आप एटीएम लीटर को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल, 24.206 कैलोरी और इतना अर्ग। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम है?
No, sir. Yes. चलो, should I rub it then? Okay. आपकी दूसरी क्लास कितने बजे से शुरू है? 12 बजे से या 12:10 से? 12. 12 सर ये लास्ट है वैसे आज का. आज का लास्ट है? सर मैथ्स वालों के लिए, बायो के लिए अभी है एक लेक्चर. बायो के लिए एक लेक्चर है. ओके. देखो क्या है कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है ना, इसको आइडियली 1.5 आवर के 15 लेक्चर्स की जरूरत पड़ती है. अगर हमें इसको जेई एडवांस लेवल तक पढ़ाना है तो मिनिमम 1.5 आवर के 15 लेक्चर्स की जरूरत है. तो टाइम अगर हम लोग और बढ़ा सकते हैं तो वी शुड इंक्रीज, और अदरवाइज आई विल प्रेफर टू टेक योर टाइम ऑन संडे. आर यू कंफर्टेबल विद दैट? ताकि मैं कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकूं, आपको असाइनमेंट्स दे सकूं और आपसे सॉल्व करवा सकूं अपने सामने. ऐसा नहीं कि ये करके ले आना, राइट ना? ऐसा होगा कि मैं क्वेश्चंस आपको पहले से भेज के रखा होगा और आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इट विल बी लाइक एन वर्कशॉप. इट वुड बी ओके? चलो ठीक है. तो आज मैं यहीं पे खत्म करता हूँ. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी. पहले इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूंगा, फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करूंगा, और फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन, है ना, अलग अलग प्रोसेसेस में. हम लोगों ने जितने प्रोसेसेस पढ़े, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, है ना, अलग अलग प्रोसेसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन. और जब हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस में, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर मैं एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज एंथैल्पी. ठीक है? आज की क्लास समझ में आई आप सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. आप लोग चैनल पे गए थे? हाँ सर, सब्सक्राइब भी कर दिया. सब्सक्राइब कर दिया? हाँ सर. चलो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट देम कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए. आज का भी वीडियो मैं चैनल पे डाल रहा हूँ. ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच सर. बाय सर. हैव अ गुड डे. थैंक यू. थैंक यू. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Have a great day, sir. You all have made my day great. Thank you. Sir, what is the name of your YouTube channel? Scholars School of Chemistry. Okay, sir. It is Scholars School of Chemistry. Scholars School of Chemistry. Okay? Yes, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Yes. Bye. Take care.